नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद अब हालात तनावपूर्ण हैं और इस सबके बीच भारतीय वायुसेना गुरुवार से ही पूर्वोत्तर में चीनी सेना के पास आज करीब 2 दिन यानी कि 15 और 16 दिसंबर को युद्धाभ्यास करेगी और इस युद्धाभ्यास में राफेल, सुकोई समेत देश के लगभग सभी जो फ्रंटलाइन फाइटर जेट हैं वो अपनी ताकत दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता और पूर्वोत्तर में सैन्य तैयारियों को परखना है। सूत्रों का यह भी कहना है कि युद्धाभ्यास भारत और चीनी सैनिकों की झड़प से पहले तय है और ऐसे में इसका तवांग में यांगत्से में हुई झड़प से कोई लेना देना नहीं है और इस युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKIs और राफेल समेत तमाम अग्रिम पंक्ति के जो लड़ाकू विमान हैं वो शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में भारत के सभी फ्रंटलाइन एयरबेस और कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वायुसेना का ये युद्धाभ्यास तेजपुर, चाबुआ और जोरहट समेत हाशिमारा एयरबेस पर होगा और ये युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी। यहां आपको ये बता दें कि पूर्वोत्तर से सटे हुए चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती हैं और तेजपुर और चाबुआ में जहां सुखोई 30 की स्क्वाड्रन है, तो यहां आपको बता दें कि होशिमारा में राफेल की स्क्वाड्रन है और इतना ही नहीं बल्कि इन सबके बीच इस हफ्ते राफेल भी देखने को मिल सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुक कर रहे हैं प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते चलें। बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आई है प्रयागराज से। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेकर अब पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जहां पर मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेकर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विकास कंस्ट्रक्शन और कंपनी ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है और इसीलिए उन्हें रिमांड पर लिया गया है ईडी के द्वारा और ईडी अब मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है। विकास कंस्ट्रक्शन और आगाज कंपनी की ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है और 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है माफिया मुख्तार अंसारी। बता दें कि उनके बेटे विधायक अब्बास से भी पूछताछ कर चुकी है ईडी और अब मुख्तार अंसारी से इन ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछताछ की जा रही है। और सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होना भी बाकी है। इस समय शिवपाल की पार्टी का सपा में विलय होने के बाद नए पदाधिकारियों का ऐलान होगा। बता दें आपको कि शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और ऐसी ही संभावना भी पहले जताई जा रही थी और अब इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। शिवपाल सिंह यादव निकाय चुनाव में सपा के उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे और अखिलेश यादव के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम शिवपाल की भूमिका इसमें अब अहम हो गई है। मौजूदा समय की राजनीति में शिवपाल यादव पार्टी के सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं और बूथ को नए सिरे से गठन करने की जिम्मेदारी भी वही निभाएंगे। ऐसे में सपा के सूत्र ये भी बताते हैं कि शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा और शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश में सपा को मजबूत करने को लेकर उनकी जिम्मेदारी को अखिलेश यादव और बढ़ाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने अपना ट्विटर का जो बायो और प्रोफाइल पिक्चर है वो भी हटा दी है। शिवपाल नई जिम्मेदारी मिलने के इंतजार में है। और बदायूं की सदर कोतवाली से खबर है जहां तैनात मालवीयगंज चौकी इंचार्ज आकाश कुमार समेत 5 सिपाही एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने सस्पेंड कर दिए हैं। दरअसल इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि 11 नवंबर को मूसाझाग थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई और अफीम तस्करों को हिरासत में लिया गया था, जबकि बाद में उनके पास से बरामद अफीम रख ली गई और तमंचा और चाकू में इन तस्करों का चालान कर दिया गया। इस मामले की जांच आईजी बरेली रेंज के निर्देश पर एसपी सिटी अमित किशोर श्रीवास्तव ने की है और सभी को दोषी पाते हुए एसएसपी को भी रिपोर्ट भेजी गई है। बाद में ये कर्मचारी एसएसपी ने यहां पर ये कार्रवाई उठाई है और इसके बाद अफसरों के मुताबिक 11 नवंबर को एसआई आकाश कुमार समेत कांस्टेबल आशीष रिंकू, हरिशंकर, निशांत और विपिन ने मिलकर मूसाझाग इलाके में अफीम तस्करों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा था, लेकिन उन्हें मूसाझाग पुलिस को देने के जगह पर सीधे अपने साथ वो बदायूं ले आए और इसके बाद इनके पास से जो कि भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई थी उसे पुलिस की जो ये टोली है
उसने डराकर अपने पास ही रख लिया है, जबकि तस्करों का चालान तमंचा और चाकू के दौरान जो है उसका चालान काटा गया है और अब इस मामले में कार्रवाई कर इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और अब बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। यहां आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जाली नोटों के रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है, जहां पर जाली नोटों का रैकेट पकड़ा गया है, उसका भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और फिलहाल पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा एक गिरोह है जो कि नकली नोट छापने का काम करता है और अब इसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 आरोपियों को जाली नोट छापने के मामले में गिरफ्तार किया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका पूरा रैकेट आखिर कहां तक फैला है उसकी भी जांच की जा रही है और पूछताछ में और भी लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारतीय सैनिकों की 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प पर अब दोनों तरफ से कुछ सैनिक जरूर घायल हुए हैं। झड़प के बाद अब चीन के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों से संसद में भी इसी बात पर हंगामा चल रहा है। और अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चीन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को आड़े हाथों लिया है। उनका यह कहना है कि जयशंकर भी पूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की तरह गलतियां कर रहे हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने एक ट्विटर पर लिखा है कि एस जयशंकर को शायद भारतीय इतिहास और कूटनीति के कुछ अध्यायों पर दोबारा गौर करना चाहिए। दुर्भाग्य से वो वही गलती कर रहे हैं जो कि पूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने की थी। जब खतरा चीन है तो वो पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर के लिए रुकेंगे। लखनऊ से इस वक्त ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि लखनऊ में महाअभियान का आगाज हो चुका है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत लखनऊ में कर दी गई है और इस महाअभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चिन्हट पर यह कार्यक्रम रखा गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अनौरा कला चिन्हट का ये कार्यक्रम है, जहां पर प्रथम निक्षय दिवस का शुभारंभ कर दिया गया है और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले कि यहां महाअभियान का आगाज लखनऊ में किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त कार्यक्रम का आगाज किया गया है और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। लखनऊ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चिन्हट पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और बुल्ढाना की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि जिले की नंद्राकोली ग्राम पंचायत ने शराब बिक्री के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। नंद्राकोली ग्राम पंचायत ने दरअसल महिलाओं की ग्राम सभा के दौरान ये निर्णय लिया है कि अवैध रूप से गांव में शराब बेचने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा शराब बेचने वालों की जानकारी देने पर 11,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। निलीवाडी नांद्राकोळी गावात दारू विक्री किती दिवसापासून सर्व महिला त्रस्त झाल्या दारूमुळे आणि मग सर्व महिलांनी ठराव घेतला की ग्रामपंचायत सरपंचाकडे सर्व महिलांनी येऊन तक्रार केली आणि काल ग्रामपंचायतमध्ये सभा झाली आणि त्यांनी 11 महिलांची समिती निर्माण केली आणि सर्व नांद्राकोळी गावात आम्ही रॅली काढली। दारूबंदी झालीच पाहिजे। या 8 दिवसापूर्वीच दारू विकणाऱ्यांनीच एका पुरुषांनी त्याच्या पत्नीचा खून केला आणि सर्व महिलांच्या मनात भीती निर्माण झाली की उद्या आपल्यासोबतही असं नको व्हायला। काल नांद्राकोळीत आम्ही सरपंच, ग्रामसेवक आणि पोलीस पाटील सर्व महिला सर्वांनी गावात रॅली काढली। याच्या अगोदरही गावात आम्ही असे ठराव घेतले, दारूबंदीसाठी प्रयत्न केले, पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट केले, पण जे दारू विकणारे आहेत ते बोलतात की आम्ही पोलीस स्टेशनला हप्ते भरतो। तर मग हे खरं? माझं नाव जाकीर शाह, नांद्राकोळी येथील रहिवासी। आज आमच्या गावामध्ये ग्रामसभेमध्ये ठराव घेण्यात आला दारूबंदीच्या संदर्भामध्ये। त्या ठरावामध्ये हा खरोखर ठराव हा स्वागतार्ह आहे,
या ठरावामध्ये जो दारू विकेल त्याला 51,000 रुपयाचा दंड वसूल करण्यात येईल आणि जो पकडून देईल त्याला 11,000 रुपयाचं बक्षीस विकणाऱ्याकडूनच वसूल करण्यात येईल। तसेच यानंतरही जर तो ऐकत नसेल तर ग्रामपंचायतचा त्याला कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही, त्याला दाखला देता येणार नाही, नळ कनेक्शन त्याचं बंद करण्यात येईल। माझं नाव जाकीर। और चंद्रपुर के घोड़ेवाही गांव में एक घर के नीचे हीरे की खान मिलने की खबर ने खलबली मचा दी है। यहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चंद्रपुर जिले के सोने की खान होने की बात कही थी और तभी से चंद्रपुर जिले में सोने, चांदी, तांबे की खान होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस कड़ी में एक खबर और सामने आई है, जहां पर एक संशोधन से पता चला है कि घोड़ेवाही गांव में एक घर के चूल्हे के नीचे हीरे की खान है। घोडेवाही गावामध्ये भौगोलिक शास्त्रज्ञांनी सर्वे केला होता। त्यानुसार मारुती तिवाडे यांच्या घरी चुलीमध्ये जो आपल्या घोडेवाहीचा जो एरिया आहे त्याच्यामध्ये केंद्रबिंदू ठेवण्यात आला होता। त्याच्यानंतर 5 ते 7 किलोमीटरवर या खनिज संपत्तीची जसा याच्यामध्ये हिरा आणि कोळसा याच्यावर सर्वे करण्यात आला। त्यानंतर जेमतेम 3-4 महिने सर्वे करण्यात आला। त्यानुसार नंतर सर्वे केल्यानंतर सर्व शास्त्रज्ञ निघून गेले। आता गावकऱ्यांची अशी मागणी आहे 25-30 वर्षानंतर का तुम्ही पुन्हा एकदा सर्वे करून काय। मी चेतन रामटेके, उपसरपंच ग्रामपंचायत घोडेवाही। गेल्या 1997 ते 98 या कालखंडामध्ये जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यांनी सर्वे केला। त्या सर्वे अंतर्गत घोडेवाही व पात्री या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हिरे व कोळशाच्या खाणी आढळल्या। त्या प्रामुख्यामध्ये घोडेवाही येथील ज्ञानेश्वर तिवाडे यांच्या घरामध्ये सर्वे दरम्यान खुंट्या गाडून तिथे हिरे व त्या सेंटर फाईन त्याच्या बाजूला चारही दिशामध्ये 5 ते 7 किलोमीटर अंतरावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये हिऱ्याचा साठा व कोळशा साठा आहे असे सांगितले। तर त्या गोष्टीला जवळपास 25 वर्ष सुद्धा झाले तरी परंतु कुठलंच काम सुरू झालेलं नाही। त्या अनुषंगाने आम्ही तहसीलदार यांना निवेदन देण्याचं ठरवलेलं आहे व त्या खाणी लवकरात लवकर सुरू करावा अशी अपेक्षा आम्ही सरकारकडून करणार आहोत। नमस्कार, मी चेतन रामटेके, उपसरपंच। चंद्रपूर जिल्हा हा खनिज संपत्तीने अगदी नटलेला जिल्हा आहे। या जिल्ह्यामध्ये सर्व प्रकारचे खडक, धातू, मिनरल्स आणि जीवाश्म आढळतात आणि भारतातील फार कमी जे जिल्हे आहेत ज्या जिल्ह्यामध्ये चंद्रपूरचा समावेश आहे आणि म्हणून चंद्रपूरला जिओलॉजिकल म्युझियम असं संबोधलं जातं। अलीकडे इथे तांब्याच्या खाणी आहेत, सोन्याच्या खाणी आहेत, इतर महत्त्वाचे जे धातू आहेत ते पण सापडलेले आहेत असं वृत्तपत्रात आपण वाचलेलं आहे। जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या पण सर्वेक्षणामध्ये हे तुरळक प्रमाणात हे धातू इथे आणि खनिजे आढळल्याचा उल्लेख आहे। अलीकडे आपल्या वैरागड आणि गोंडपिपरी सावली परिसर जो आहे त्याला बस्टर पॅटर्न म्हणतात, अशा प्रकारच्या ह्या भूभागामध्ये हिरे पण सापडलेले आहेत। विशेषतः वैरागड येथे GSIच्या काही संशोधकांनी जेव्हा तिथे सर्वे केला आणि संशोधन केलं तेव्हा तिथे त्यांना काही प्रमाणामध्ये अगदी छोटे 0.5 mm आकाराचे तुकडे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगाबाद जिले के पंढरपुर में कल देर रात को कुछ लुटेरों ने एक व्यापारी को लूटने की कोशिश की है। इस दौरान हवा में फायरिंग भी की गई, लेकिन स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी की वजह से ये लुटेरे असफल हुए हैं और वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि तत्परता दिखाते हुए जो स्थानीय लोग हैं वो पीड़ित की तरफ दौड़ते हुए आए, जिसके बाद लुटेरे वहां से भाग निकले हैं। मेरा नाम मुकेश है सर, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मंदसौर जिला है मेरा। मैं शूटर वाला बोल रहा हूँ सर। मेरी शूटर का दुकान है इधर वसी चौक में, पंढरपुर में। तो रात और सोलापुर के अक्कलकोट में स्थित स्वामी समर्थ मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर भक्तों से ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी समर्थ मंदिर समिति अध्यक्ष महेश इंगले ने बताया है कि वटवृक्ष स्वामी महाराज भक्त निवास का किसी भी प्रकार का बुकिंग या दर्शन की बुकिंग ऑनलाइन नहीं की जाती है और ऐसे में इसीलिए भक्तों से निवेदन है कि वो किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग न करें। हमने पुलिस से भी इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है।
आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेलं श्री स्वामी समर्थांचं वटवृक्ष मंदिर आहे आणि या मंदिराच्या माध्यमातून अनेक समाजोपयोगी उपक्रम आणि समाजोपयोगी सेवा दिल्या जातात आणि त्याचाच एक भाग म्हणून येणाऱ्या स्वामी भक्तांच्या सोयीसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून भक्तनिवासाची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि या भक्तनिवासाचं नाव असं आहे की श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थानचे भक्तनिवास. पण या अलीकडच्या काळात कोरोनानंतरच्या काळामध्ये स्वामींना दर्शनासाठी येणाऱ्या लोकांची गर्दी, भक्तांची गर्दी बहुत पटीने म्हणजे अनेक पटीने वाढलेली आहे आणि त्याचाच गैरफायदा घेऊन त्याचाच दुरुपयोग करून काही समाजविघातक मंडळी जे आहेत त्यांनी एक भक्तनिवासच्या नावाने साईट ओपन केलेली आहे आणि त्यामध्ये असाच देखील उल्लेख नाही की श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान वगैरे, फक्त भक्तनिवास आहे. वास्तविक पाहता या अक्कलकोटमध्ये येणाऱ्या स्वामी भक्तांची सोयीसाठी अनेक भक्तनिवास आहेत, अनेक खाजगीसुद्धा निवासस्थाने आहेत आणि त्या देखील लोकांनी भक्तनिवास असं नाव ठेवलेलं आहे. समज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए. हमारे यहाँ पर नगरपालिका विधि चतुर्थ संशोधन विधेयक एक लाया गया है. इसमें यदि कोई जानबूझकर लापरवाही पूर्वक पशु को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान या न्यूसेंस से हम देखते हैं सड़क पर काफी बड़ी संख्या में जो पशु आ जाते हैं, उसके कारण से काफी दिक्कत होती है आवागमन में भी और वैसे भी. इन सारी बातों को लेते हुए आज एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें जुर्माने की राशि 1000 रुपया की गई है. आज एक गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया. युवाओं के लिए 13 जनवरी को हमारी यूथ पॉलिसी आने वाली है और इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, कॉलेजों में बॉक्स लगाने के लिए जिससे युवा सीधी भागीदारी कर सकें, युवा पॉलिसी में अपने सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट के लिए क्या करना है ये भी सुझाव हमारे युवाओं के आ जाएंगे. रोजगार के क्षेत्र में युवा क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सारे सुझाव हमारे आ जाएंगे और 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यूथ पॉलिसी को जारी करेंगे. आज कैबिनेट में जो 1 लाख नौकरियों का तय किया था उसका ब्यौरा भी कैबिनेट के सामने आया. 29,000 हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है. 6,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है. कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इस तरह से 53,000 उनके द्वारा है. अगर हम कुल पदों की प्रक्रिया देखें जो प्रक्रियाधीन है, जिनकी वैकेंसियां निकाली गई, जिनकी भर्तियां पूरी कर ली गई, जिनकी भर्तियां होने वाली हैं, ऐसी 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रही है. 15 अगस्त तक हम सभी शासकीय सेवा में. और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही. आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज.